हेलो नमस्कार साथियों, एग्जाम्पल 91 में आप सभी का स्वागत है। चलिए आज हम लोग दोस्तों 6 to 8, 1 to 5 और 9, 10 के लिए दोस्तों सेट नंबर 7 देखने जा रहे हैं। दोस्तों आपका ज्योग्राफी से 40 क्वेश्चन है और दोस्तों पॉलिटी से 40 क्वेश्चन है। ये वीडियो आपको दोस्तों लगभग आपको 40 से 45 मिनट बनाने में लगेगा। आप लोग इस वीडियो को जरूर से ज़रूर देखिएगा दोस्तों, क्योंकि इससे प्रश्न आने की प्रबल संभावना रहेगी। दोस्तों इसका डिस्कशन में जो बोलते हैं उसको आप ध्यान से सुनिएगा और दिमाग में बैठाने का काम कीजिएगा। दोस्तों चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, भूगोल का 40 क्वेश्चन देखने पहले हम लोग कौन सक्रिय ज्वालामुखी का उद्गार नहीं है बोला। दोस्तों सक्रिय ज्वालामुखी का उद्गार नहीं है तो कौन नहीं है, तो स्टेम्बुलो दिया गया है, माउंट एटना दिया गया, विषुवत। दोस्तों तो जो नहीं है वो है आपका विषुवत है। कौन नहीं है दोस्तों, विषुवत जो है सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण नहीं है। दोस्तों ये ध्यान रखिएगा। स्टेम्बोली माउंट एटन है। दोस्तों चलिए हम लोग और कुछ इसके बारे में फैक्ट जानते हैं। स्टेम्बोली, माउंट एटना और विषुवत ये तीनों ज्वालामुखी इटली में है। दोस्तों कहाँ पे, इटली में। ये तीनों ज्वालामुखी इटली की है। दोस्तों स्टेम्बोली एवं माउंट एटना ये दोनों सक्रिय ज्वालामुखी के उदाहरण है। दोस्तों सक्रिय ज्वालामुखी के उदाहरण है और यहाँ पूछा था नहीं है, तो स्टेम्बोली ज्वालामुखी जो है इटली में लिपारी द्वीप समूह पर है और स्टेम्बोली ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। चलिए हम लोग आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग 72 देखते हैं। चीन के किस नदी को येलो रिवर कहते हैं। दोस्तों तो किसको कहते हैं हम लोग, यांगती वांगहो नदी को हम लोग येलो रिवर चीन की नदी को कहते हैं। किसको कहते हैं दोस्तों, चीन के किस नदी को येलो रिवर कहते हैं, तो वांगहो नदी को। दोस्तों वांगहो नदी को देखिए, जबकि इसका मुहाना बोहाई सागर में है। दोस्तों वांगो नदी अपने कटाव एवं बाढ़ के लिए प्रसिद्ध है, अतः इसे चीन का शोक कहा जाता है। दोस्तों चीन का शोक कौन है, तो वांगो नदी। दोस्तों वांगो नदी पीले रंग के लोयस मैदान से प्रभावित होती है। दोस्तों चीन की नदी घाटी सभ्यता का उद्गम पीली नदी तट पर हुआ था। यांगत्सियांग नदी एशिया की सबसे लंबी नदी ये जो है दोस्तों ना, चीन की सबसे लंबी नदी है। चीन की सबसे लंबी नदी अगर पूछ लिया जाए तो आपका यांगत्सियांग नदी होगा। दोस्तों चलिए हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 73। दोस्तों कौन झील रूप में है। दोस्तों झील रूप में कौन है, तो आपका हो जाएगा बैकाल झील। दोस्तों ये झील रूप में है और इसके एक्स्ट्रा फैक्ट जानिए आप लोग। बैकाल झील विश्व का सबसे गहरी झील है। दोस्तों और लीना और अंगारा नदियों का उद्गम बैकाल झील पर ही स्थित है। दोस्तों कहाँ पे, बैकाल झील पे। दोस्तों वोन झील विश्व की सबसे अधिक खारे पानी की झील है। वोन झील दोस्तों आपका ये वाला जो है विश्व की सबसे खारा झील है। दोस्तों खारा झील दोस्तों नमकीन झील है विश्व की। दोस्तों 330% इसमें लवण 1 लीटर पानी में निकलता है। दोस्तों 330 ग्राम। और आगे चलिए, अरल झील और अरल सागर उत्तर में कजाकिस्तान और दक्षिण में उज्बेकिस्तान है। दोस्तों बलाखस झील कजाकिस्तान में स्थित है। टोबा झील इंडोनेशिया में स्थित है। लोपनूर और लोपोनोर झील चीन में स्थित है। दोस्तों चलिए हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग 74 देखते हैं। बराक नदी का उद्गम कहाँ स्थित है। दोस्तों तो बराक आपका छोटा नागपुर, सॉरी दोस्तों देखिए बराक पूछा है, छोटा नागपुर कैसे हो जाएगा, ये गलत आपका दिया, मणिपुर पहाड़ी होगा। बराक जो है दोस्तों मणिपुर पहाड़ी पे है। छोटा नागपुर में जो ये है दोस्तों बराकर है, इसका नाम क्या है, बराकर है। दोस्तों कर लगा हुआ है, यहाँ बराक है इसलिए मणिपुर में होगा। ये आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा, इसमें बहुत आदमी मिसबिहेव हो जाता है, गलत मार लेता है छोटा नागपुर। इसलिए छोटा नागपुर के झारखंड में ये है स्थित। दोस्तों कहाँ पे, झारखंड में, ये ध्यान रखिएगा, इसलिए आपका ये होगा। चलिए बराक के बारे में जान लेते हैं हम लोग। बराक नदी का उद्गम मणिपुर पहाड़ी क्षेत्र में स्थित है। बराक नदी भारत के मणिपुर, मिजोरम एवं असम में बहती है। बराक नदी 2 धाराओं सुरमा और कुशियारा के रूप में बैठकर बांग्लादेश में प्रवेश करती है। दोस्तों बांग्लादेश में सुरमा एवं कुशियारा आगे चलकर मेघना तंत्र का हिस्सा बन जाती है। और बराकर नदी झारखंड और पश्चिम बंगाल राज्यों में बहने वाली और यह दामोदर नदी घाटी की सहायक नदी है। दोस्तों बराकर नदी का उद्गम झारखंड के हजारीबाग जिला में है। दोस्तों जो हम ये बताए थे दोस्तों, छोटा नागपुर पठार। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन में हम लोग 75 देखेंगे। दोस्तों 75 में बोला जा रहा है स्थानीय पवन मिस्ट्रल से संबंधित सही तथ्य को पहचानना। दोस्तों स्थानीय पवन मिस्ट्रल से संबंधित सही तथ्य की पहचान करें। देखिए
आपका यूरोप के स्थानीय पवन है, ऑस्ट्रेलिया का स्थानीय पवन और ठंडी पवन है दोस्तों। तो आपका 4 भी यहाँ शुष्क शुष्क पवन सिर्फ नहीं होगा दोस्तों, आपका जो है शुष्क पवन नहीं होगा दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। उसके बाद आप 1, 2, 1, 3, 4 आप लगा सकते हैं। स्थानीय पवन में ठंडी हवा आपका मिस्टल से क्या बोला, स्थानीय पवन मिस्टल से संबंधित सही तथ्य की पहचान है। आपका यूरोप की स्थानीय पवन है, ऑस्ट्रेलिया का स्थानीय पवन और शुष्क पवन दोस्तों। लेकिन ठंडी पवन आपका, सॉरी फिर गड़बड़ा रहा, रुक जाइए दोस्तों। देखिए आपका जो है स्थानीय पवन मिस्टल से संबंधित सही तथ्य की पहचान करना। तो यूरोप के स्थानीय पवन है, फिर आपका ऑस्ट्रेलिया का स्थानीय पवन ये नहीं है दोस्तों, ये जो है ऑस्ट्रेलिया का स्थानीय पवन ये आपका नहीं है, फिर ठंडी पवन है और शुष्क पवन है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 देखते हैं। कौन अवसादी चट्टानों का उदाहरण है? अवसादी चट्टानों का उदाहरण कौन सा है दोस्तों? तो इसमें आपका कोई नहीं है दोस्तों, क्योंकि देखिए ग्रेनाइट, ग्रेबो और नीस ये सब आपका किस चट्टान का उदाहरण? तो आग्नेय चट्टानों का उदाहरण है दोस्तों। ग्रेनाइट आग्नेय चट्टान का उदाहरण है, ग्रेबो भी आग्नेय चट्टान का उदाहरण, नीस रूपांतरित चट्टान है। नीस कैसा है दोस्तों? रूपांतरित है, रूपांतरित है दोस्तों नीस जो है, इसलिए इसमें आपका कोई नहीं है आंसर दोस्तों। अब सादी चट्टानों का आंसर होगा क्या दोस्तों? ये सेल, चूना पत्थर, बालुका पत्थर और चौक, डोलोमाइट, कोलोमराइट आदि अवसादी चट्टानों की महत्वपूर्ण उदाहरण है दोस्तों। चलिए हम लोग चलते हैं। अवसादी का उदाहरण जो बोला है फिर से सुन लीजिए आप लोग। इसका उदाहरण में आएगा आपका सेल आएगा, चूना पत्थर आएगा, बालुका आएगा, पत्थर आएगा, चौक आएगा, डोलोमाइट और कॉन्ग्लोमेरेट, ये सब जो है अवसादी का उदाहरण है। चलिए क्वेश्चन नंबर 77 देखते हैं। स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी कहाँ स्थित है दोस्तों? स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी जो है ये आपका इटली में स्थित है। कहाँ पे दोस्तों? स्ट्रोम्बोली इटली की ज्वालामुखी पर्वत है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी इटली के सिसिली के पास लिपारी द्वीप समूह में स्थित है। माउंट एटना ज्वालामुखी इटली में स्थित है। माउंट एटना इटली के सिसिली में स्थित है। माउंट एटना, सेंट हेलेस, माउंट रेनियर, माउंट हुड और लोनेस पीक आदि संयुक्त अमेरिका के ज्वालामुखी दोस्तों। माउंट इरेबुक ज्वालामुखी अंटार्कटिका में स्थित है। क्यूटोपेक्सी ज्वालामुखी इक्वाडोर में स्थित है। किलिमंजारो ज्वालामुखी तंजानिया में स्थित है दोस्तों। मोना लोआ ज्वालामुखी हवाई द्वीप उत्तरी प्रशांत महासागर यूएसए में स्थित है। मोना लोआ दोस्तों। चलिए हम लोग चलते हैं हम लोग आगे। क्वेश्चन नंबर 78 देखिए। कौन सा उपग्रह बृहस्पति ग्रह का है दोस्तों? क्या बोला क्वेश्चन? कौन सा उपग्रह बृहस्पति ग्रह का उपग्रह है दोस्तों? कौन सा उपग्रह बृहस्पति ग्रह का है? तो कैलिस्टो है दोस्तों। कौन सा? तो दोस्तों आपका हो जाएगा कैलिस्टो भी हो जाएगा दोस्तों और गैनीमीड भी हो जाएगा। और दोस्तों और देखिए कैलिस्टो, गैनीमीड और यूरोपा ये भी हो जाएगा दोस्तों, इसलिए आपका आंसर 1 से अधिक होगा इसमें दोस्तों। चलिए और हम इसके एक्स्ट्रा फैक्ट भी बताते हैं। फेबोस और डीमोस दोस्तों मंगल ग्रह के उपग्रह है। अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए मंगल ग्रह के उपग्रह कौन है? फेमोस और डीमोस दोस्तों। सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह डीमोस है। और शनि ग्रह के प्रमुख उपग्रह कौन कौन है दोस्तों? देखिए शनि ग्रह के जो उपग्रह हैं वो टाइटन है, रिया है, लापेट है, बेस्टला है दोस्तों। और अरुण ग्रह के उपग्रह अगर पूछ लिया जाए टिटेनियर है, ओबेरोन है, एरियल है और मिरेंडा है दोस्तों। अब वरुण ग्रह ये अरुण का था दोस्तों। अब वरुण ग्रह का जो अगर पूछा जाए तो टाइटन है दोस्तों, ट्राइटन जिसे बोलते हैं, लारिसा है, प्रोटिक्सा है, थेलेसा है दोस्तों, ये सब वरुण ग्रह का है। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे दोस्तों 79। सौर मंडल के किस ग्रह की परिक्रमा, सौर मंडल के किस ग्रह की परिक्रमण की अवधि सबसे कम होती है दोस्तों? तो आप लोग जल्दी बनाइए। सौर मंडल के किस ग्रह की परिक्रमण की अवधि सबसे कम होती है? तो सबसे कम जो होगा वो आपका बुध का होगा। किसका दोस्तों? बुध ग्रह का होगा। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 देखिए। कौन पुस्तक स्टीफन हॉकिंस की है दोस्तों? कौन सी पुस्तक जो है स्टीफन हॉकिंस की है? तो स्टीफन हॉकिंस की जो पुस्तक है दोस्तों आपका इनमें से सभी हो जाएगा, क्योंकि देखिए ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम ये भी है, ए थ्योरी ऑफ एवरीथिंग ये भी है दोस्तों, ये भी है, ए वर्ल्ड एज आई सी इट दोस्तों, ए वर्ल्ड एज आई सी इट दोस्तों, आपका 1 से अधिक है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग 81 देखते हैं।
कौन दक्षिण अमेरिका महादेश का देश है दोस्तों? दक्षिण अमेरिका का कौन दक्षिण अमेरिका महादेश का देश है दोस्तों? तो ये आपका कौन है दोस्तों? इक्वाडोर जो है दोस्तों दक्षिण अमेरिका महादेश का देश है दोस्तों, इक्वाडोर। चलिए हम लोग इसके बारे में थोड़ा और जानते हैं। इक्वाडोर दक्षिण अमेरिका के महादेश का पश्चिमी तटीय देश है दोस्तों। इसका तट प्रशांत महासागर से मिलता है। इक्वाडोर के उत्तर में कोलंबिया है और दक्षिण में पेरू है। इक्वाडोर की सीमा सिर्फ दो देशों कोलंबिया एवं पेरू से मिलता है। इक्वाडोर की राजधानी क्विटो है दोस्तों। बोत्सवाना अफ्रीका महादेश की देश है दोस्तों। अफ्रीका महादेश का देश बोत्सवाना है दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। अब बोत्सवाना देश दक्षिण अफ्रीका के उत्तर में स्थित है। यह पूरी तरह से लैंड लॉक्ड देश है बोत्सवाना दोस्तों। लातविनिया यूरोप के बाल्टिक क्षेत्र का एक देश है। लातविनिया कहाँ का है दोस्तों? यूरोप के बाल्टिक क्षेत्र का एक देश है। चलिए हम लोग आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका है दोस्तों 82। उत्तर अमेरिका महादेश से संबंधित सही तथ्य की पहचान करना। चलिए करते हैं हम लोग। यह पूरी तरह से उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। यह पूरी तरह से पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। आपका ए भी सही है दोस्तों, बी भी सही है। यह 3 महासागर से घिरा है दोस्तों, एकदम डी सही दोस्तों। तीनों आपका स्टेटमेंट से है। क्या बोला? उत्तर अमेरिका महादेश से संबंधित सही तथ्य को पहचानना। तो यह पूरी तरह से उत्तरी अमेरिका में स्थित है और यह पूरी तरह से पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। यह 3 महासागर से घिरा है दोस्तों। आपका तीनों स्टेटमेंट सही है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन में हम लोग आगे देखेंगे 83 दोस्तों। बेरिंग जल संधि जलडमरूमध्य के संबंध सही है दोस्तों। तो देखिए बेरिंग जल संधि आपका अलास्का और रूस के बीच स्थित है दोस्तों, सही है। प्रशांत महासागर एवं आर्कटिक महासागर के बीच है, ये भी सही है। कनाडा और ग्रीनलैंड के बीच है, ये भी सही है दोस्तों। आपका 1 से अधिक हो जाएगा दोस्तों, इसमें भी आपका 1 से अधिक दोस्तों। चलिए हम लोग आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका 84 है दोस्तों। कौन सुमेलित नहीं है पूछा गया। कौन सुमेलित नहीं है? तो देखिए रॉकी पर्वत उत्तरी अमेरिका में, अल्पेशियन पर्वत यूरोप में और ड्रैकेंस पर्वत ऑस्ट्रेलिया में। इसमें भी आपका सभी सही है दोस्तों, एक भी गलत नहीं। रॉकी पर्वत आपका उत्तरी अमेरिका में है दोस्तों, ये सही है। अल्पेशियन पर्वत जो है यूरोप में है, ये भी सही है। और ड्रैकेंसबर्ग पर्वत जो है ऑस्ट्रेलिया में है दोस्तों। आपका तीनों स्टेटमेंट सही है दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका 84 खत्म हुआ तो 85 आएगा दोस्तों। देखिए 85 में बोला जा रहा है दोस्तों, क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से अवरोही क्रम को 4 महादेशों के सही क्रम को दर्शाने वाले विकल्प का चयन करना दोस्तों। देखिए एशिया है क्षेत्रफल के क्रम में दोस्तों। एशिया के बाद आपका अफ्रीका आएगा। एशिया के बाद फिर कौन आएगा दोस्तों? आपका अफ्रीका दोस्तों। उसका उत्तरी अमेरिका आएगा, फिर दक्षिणी अमेरिका आएगा दोस्तों। क्षेत्रफल के हिसाब से ये आपका ये सही है दोस्तों। चलिए हम लोग कुछ और जानते हैं। क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से अवरोही क्रम में 7 महादेश का क्रम इस प्रकार है। एशिया है, अफ्रीका है, उत्तरी अमेरिका है, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका है और यूरोप एवं ऑस्ट्रेलिया है दोस्तों। क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से एशिया सबसे बड़ा एवं ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा महादेश है दोस्तों। एशिया का क्षेत्रफल ऑस्ट्रेलिया के क्षेत्रफल से 5 गुना से भी अधिक तथा यूरोप के क्षेत्रफल से 4 गुना से भी अधिक है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 86 देखिए यूराल पर्वत एशिया के किस ओर है दोस्तों? यूराल पर्वत, तो ये उत्तर और पश्चिम में स्थित है दोस्तों यूराल पर्वत। क्या पूछा गया? यूराल पर्वत जो है एशिया के किस ओर है? तो उत्तर पश्चिम में। कहाँ पे है दोस्तों? उत्तर पश्चिम में। चलिए हम लोग आर जानने की कोशिश करते हैं। यूराल पर्वत एशिया में पूछा तो उत्तर, अगर यहाँ पूछ लेता है यूराल पर्वत यूरोप में किस तरफ है, तो आप लोग बताते उत्तर पूर्व में यूरोप में है दोस्तों। यूराल पर्वत एशिया को यूरोप से अलग करता है। यूरोप को एशिया को संयुक्त रूप से यूरेशिया कहा जाता है। यूरोप और एशिया को संयुक्त रूप से क्या कहते हैं हम लोग? यूरेशिया। यूराल पर्वत यूरेशिया में स्थित है। यूराल पर्वत श्रृंखला उत्तर में आर्कटिक महासागर, उत्तर में यूराल पर्वत के आर्कटिक महासागर और दक्षिण में कैस्पियन सागर तक फैला है दोस्तों। यूराल पर्वत पुराना मोरदार पर्वत और ओल्ड फॉल्ड माउंटेन का उदाहरण है दोस्तों। यूराल पर्वत पुराना मोरदार पर्वत है दोस्तों। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर हम लोग 86 चलते हैं। 87 दोस्तों विषुवत रेखा जिसे भूमध्य रेखा भी इक्वेटर भी कहते हैं, दक्षिण अमेरिका महादेश के निम्न में से किस देश से गुजरती है दोस्तों?
आप लोग ये जानते हैं। ये दोस्तों आपका इक्वाडोर से भी गुजरती है, कोलंबिया से भी दोस्तों, ब्राज़ील से, मतलब एक से अधिक हो जाएगा इसमें भी ऑप्शन दोस्तों। इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील से होकर गुजरती है विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा जिसे हम लोग बोलते हैं दोस्तों। अमेरिका महादेश से होकर गुजरती है, लेकिन इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील तीनों से होकर गुजरती है। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग 88 दोस्तों। किसकी सीमा ईरान से नहीं लगती है, पूछा था। ईरान से किसकी सीमा नहीं लगती है दोस्तों? तो आपका उज्बेकिस्तान की सीमा जो है ईरान से नहीं लगती है। तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान की लगती है, लेकिन नहीं पूछा है, तो आपका एक गलत है दोस्तों। देखिए, उज्बेकिस्तान की सीमा जो है तुर्कमेनिस्तान के उत्तर एवं कजाकिस्तान के दक्षिण में स्थित है। तुर्कमेनिस्तान ईरान के उत्तर में स्थित है दोस्तों। ईरान की पूर्वी सीमा अफगानिस्तान और पाकिस्तान से मिलती है, और ईरान की उत्तर पश्चिम सीमा अजरबैजान और आर्मेनिया से मिलती है। लेकिन ईरान की पश्चिमी सीमा तुर्की, इराक एवं कुवैत से मिलती है। उज्बेकिस्तान की जो सीमा है वो आपका ईरान से लगती ही नहीं है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 89। एटलस पर्वत किस महादेश में है दोस्तों? एटलस पर्वत जो है ये आपका अफ्रीका महादेश में। कहाँ पे दोस्तों? एटलस, अफ्रीका में एटलस पर्वत है दोस्तों। एटलस पर्वत नवीन वलित पर्वत के उदाहरण है। एटलस पर्वत का विस्तार मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनेशिया में स्थित है। एटलस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी टोकलम है दोस्तों, जो ग्रेट एटलस पर्वत श्रेणी का भाग है। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन 190 देखिए, कौन सा गंगा के दाएं ओर से मिलने वाली सहायक नदी है दोस्तों? कौन गंगा के दाएं ओर से मिलने वाली सहायक नदी है दोस्तों? तो आपका एक से अधिक हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि देखिए दाएं से मिलने वाली जो नदियां हैं वो आपका यमुना है, सोन है, महानंदा है दोस्तों। एक से अधिक हो जाएगा। देखिए, अगर क्वेश्चन पूछ ले कि गंगा से बाएं की ओर कौन सी नदी मिलती है, तो आप लोग उस समय लगाइएगा गोमती, घाघरा, गंडक, बागमती, कोसी, महानंदा दोस्तों। ये सब जो नदियां हैं ये बाएं से मिलती है दोस्तों, और दाएं से आपका कौन मिलती है? यमुना, सोन, महानंदा दोस्तों। चलिए हम लोग आगे की बढ़ते हैं। यमुना नदी गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है दोस्तों। यमुना नदी गंगा में प्रयागराज में मिलती है। सोन नदी गंगा में पटना के निकट मनेर में मिलती है। सोन नदी दोस्तों कहाँ पे? मनेर में, पटना के निकट मनेर में। गंगा नदी तंत्र भारत का सबसे बड़ा अपवाह तंत्र है दोस्तों। वर्ष 2008 में गंगा को राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया गया था। कब दोस्तों? 2008 में। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। 91 देखिए, हुगली की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो दोस्तों हुगली की सबसे बड़ी सहायक नदी जो है वो आपका कौन है दोस्तों? तो दामोदर है दोस्तों। कौन है? दामोदर नदी दोस्तों। थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं। दामोदर हुगली के दाएं तट की सहायक नदी है। दामोदर को बंगाल का शोक भी कहते हैं। बराकर, बोकारो, कोनार, खड़िया, भेरा, गुइया, जमुनिया दामोदर की सहायक नदियाँ हैं दोस्तों। पश्चिम बंगाल में फरक्का में गंगा नदी में की दो शाखाएं हुगली एवं भागीरथी में बट जाती है। हुगली पश्चिम बंगाल में ही बहती हुई बंगाली खाड़ी में मिलती है। भागीरथी शाखा बांग्लादेश में प्रवेश करती है दोस्तों। बांग्लादेश में भागीरथी शाखा को पद्मा नदी के नाम से जानते हैं। अंत में यह मेघना तंत्र का हिस्सा बनकर बंगाली खाड़ी में गिरती है। चलिए हम लोग 92 देखते हैं। लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश, लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश की सीमा भारत के कितने राज्य से लगती है दोस्तों? तो ये मात्र एक राज्य से लगती है लद्दाख की सीमा दोस्तों। वो भी किससे? तो जान लीजिए आप लोग, जम्मू कश्मीर से लगती। देखिए लद्दाख की जो एक सीमा लगती है मात्र वो हिमाचल प्रदेश में मिलती है दोस्तों। लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश की सीमा भारत के एक केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर तथा एक राज्य हिमाचल प्रदेश से मिलती है। लद्दाख के उत्तर एवं पूर्व में चीन है, और उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान और पश्चिम में पाकिस्तान की सीमाएं लगती है। लद्दाख सबसे बड़ा शहर लेह है, दूसरा सबसे बड़ा शहर कारगिल है। लेह एवं कारगिल लद्दाख में सिर्फ दो जिले हैं, लेह और कारगिल दोस्तों। लद्दाख का राजधानी शहर लेह है दोस्तों। चलिए हम लोग 93 देखते हैं। कौन सी जलधारा दक्षिण अटलांटिक महासागर की जलधारा है दोस्तों? तो दक्षिण अटलांटिक महासागर की जलधारा पूछा दोस्तों, तो आप लोग जल्दी से बताइए। आपका इनमें से सभी हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि ब्राज़ील जलधारा भी आपका अटलांटिक की है, फोकलैंड जलधारा भी आपका अटलांटिक महासागर की है, बेंगुला जलधारा भी आपका अटलांटिक महासागर की है दोस्तों। एक से अधिक ऑप्शन जाएगा दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 94 देखिए, आम्र वर्षा किस राज्य में संबंधित है? आम्र वर्षा आपका
केरल और कर्नाटक से संबंधित है दोस्तों। किससे? केरल और कर्नाटक से दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 95 देखते हैं। सेवरॉय पहाड़ी भारत के किस राज्य में स्थित है दोस्तों? सेवरॉय जो है ये आपका तमिलनाडु में स्थित है दोस्तों। किस राज्य में? तमिलनाडु में दोस्तों सेवरॉय पहाड़ियाँ स्थित है। सेवरॉय पहाड़ी पूर्वी घाट की प्रमुख पहाड़ी में एक है। पूर्वी घाट की पहाड़ियाँ जो तमिलनाडु में पड़ती है उत्तर से दक्षिण के क्रम में जैसे जावेड़ी पहाड़ियाँ, सेवरॉय पहाड़ियाँ, पंचमलाई पहाड़ी तथा सिरुमुला पढ़ाई दोस्तों। नल्लामलाई, बेलिकोंडा, पालीकोंडा ये नगारी पहाड़ियों में पूर्वी घाट की है दोस्तों, जो आंध्र प्रदेश में पड़ती है। नल्लामलाई, वेलिकोंडा, पालाकोंडा ये सब कहाँ पड़ती है? तो आंध्र प्रदेश में। पूर्वी घाट पर्वत की सबसे ऊंची चोटी झिंगगढ़ा है दोस्तों, जिसकी ऊंचाई 1690 है दोस्तों। महेंद्रगिरी शिखर पूर्वी घाट का एक महत्वपूर्ण पर्वत शिखर है, जिसकी ऊंचाई 1501 मीटर है दोस्तों। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के मिलन बिंदु को हम लोग नीलगिरी पर्वत के नाम से जानते हैं दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 96 देखिए। उत्कल तट किस राज्य में स्थित है दोस्तों? उड़ीसा में। आप लोग जानते हो ना उत्कल तट किस राज्य में स्थित है दोस्तों? उड़ीसा में स्थित है। उत्कल तट को स्वर्ण रेखा नदी की से महानदी के बीच पड़ता है। उत्कल तट के ठीक नीचे उत्तरी सरकार तट है दोस्तों। चलिए 97 देखिए। कौन सी नदी अलकनंदा में बाईं ओर से मिलती है? कौन सी नदी मिलती है अलकनंदा में बाईं ओर से दोस्तों? तो आपका धौली गंगा भी मिलती है और नंदाकिनी भी दोस्तों, और पिंडार भी मिलती है। एक से अधिक हो जाएगा दोस्तों। कौन कौन मिलती है? अलकनंदा मिलती है दाईं ओर से, अलकनंदा में बाईं ओर से मिलने वाली पूछा गया दोस्तों। तो बाईं ओर से मिलने वाला आपका देखिए धौली है, गंगा है, नंदाकिनी और पिंडार तीनों नदियां हैं दोस्तों। धौली है, गंगा है, पिंडार है और नंदाकिनी है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 98 देखिए। और अगर पूछ लिया जाए दोस्तों अलकनंदा के दाएं ओर से मिलने वाली सहायक नदी तो मंदाकिनी है दोस्तों। धौली गंगा की अलकनंदा नदी में विष्णुप्रयाग में मिलती है। नंदाकिनी नदी अलकनंदा नदी में नंदप्रयाग स्थान पर मिलती है। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 97 है दोस्तों। कौन सी नदी अलकनंदा में बाईं ओर से मिलती है दोस्तों? ये तो अभी बना दिया दोस्तों। धौली गंगा, नंदाकिनी, पिंडार दोस्तों। एक से अधिक हो गया। 98 देखिए। गुरु शिखर निम्न में से किस पर्वत की सर्वोच्च चोटी है दोस्तों? गुरु शिखर ये आपका अरावली की सर्वोच्च पर्वत चोटी है। किसकी दोस्तों? अरावली की। इसकी लंबाई अगर पूछ लिया जाए 1722 मीटर है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये आबू की पहाड़ी पर जैनियों का प्रसिद्ध धर्मस्थल दिलवाड़ा जैन मंदिर भी स्थित है दोस्तों। पश्चिम घाट में सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी को अनायमोदी कहते हैं। अनायमोदी चोटी की लंबाई 2695 मीटर है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 99 देखिए। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है दोस्तों? इसका जो भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का मुख्यालय है ये दोस्तों आपका कहाँ है? तो नई आपका भोपाल है दोस्तों। कहाँ पे? सॉरी दोस्तों, भोपाल नहीं, कोलकाता है दोस्तों। कहाँ पे? कोलकाता में है दोस्तों। इसलिए आपका इनमें से कोई नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि मुंबई, हैदराबाद, नई दिल्ली में नहीं है दोस्तों। भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण पूछा, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। कहाँ पे? कोलकाता में पड़ता है। इसकी स्थापना दोस्तों अगर पूछ लिया जाए तो 1851 में हुआ था। कब दोस्तों? 1851 में। 1836 में इसमें भारत के पूर्वी हिस्सों में कोयले की उपलब्धता अध्ययन और पता लगाने के लिए कोल कमेटी का गठन किया गया था। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 100 देखिए। मलनाड क्षेत्र ये कहाँ स्थित है दोस्तों? मलनाड ये आपका दोस्तों कर्नाटक में मलनाड क्षेत्र स्थित है। कहाँ पे दोस्तों? कर्नाटक में। देखिए मलनाड कर्नाटक के पठारी क्षेत्र में पश्चिमी घाट के संलग्न क्षेत्र में मलनाड कहा जाता है दोस्तों। मलनाड के सबसे ऊंचे पर्वतीय क्षेत्र को बाबा बुदान का कहा जाता है। बाबा बुदान कहा जाता है। बाबा बुदान की सबसे ऊंची चोटी का नाम मुलायनगिरी यानी मुलनगिरी है दोस्तों। बाबा बुदान क्षेत्र लो एक्स भंडार के लिए विशेष रूप से जाना जाता है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। हाड़ौती का पठार, हाड़ौती का पठार है दोस्तों। तो ये पठार आपका राजस्थान में हाड़ौती का पठार है। कहाँ पे दोस्तों? राजस्थान में। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप
102 देखिए, भारत में कोयला उत्पादन निम्न में से कहाँ होता है? तो देखिए दामोदर घाटी में होता है, सोन घाटी में भी होता है, महानदी घाटी में और गोदावरी घाटी में दोस्तों। आपका आंसर इसमें डी होगा दोस्तों, एक से अधिक हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर आप आगे में देखिए, आपका 103 में है, राजस्थान का जावर क्षेत्र मुख्य रूप से किस खनिज के लिए जाना जाता है दोस्तों? तो आप लोग जानते हैं जावर जो क्षेत्र जाना जाता है दोस्तों, वो आपका जाना जाता है चांदी और सीसा के लिए दोस्तों। किसके लिए? चांदी और सीसा के लिए दोस्तों, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। तो आपका बीन में चांदी दिया गया था, आपका वही आंसर होगा दोस्तों, और शीशा भी दिया गया था, तो आपका डी आंसर इसमें लेगा दोस्तों। देखिए चांदी भी है और शीशा भी है दोस्तों, आपका डी ऑप्शन जाएगा। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। 104 देखिए, हिंदुस्तान उर्वरक निगम नामक संयंत्र किस राज्य में हुआ दोस्तों? तो ये आपका कहाँ पे है दोस्तों? हिंदुस्तान उर्वरक निगम की स्थापना ये आपका साथियों असम में हुआ था। कहाँ पे दोस्तों? असम में हुआ था। देखिए हिंदुस्तान उर्वरक निगम की स्थापना 1978 में किया गया था दोस्तों। हिंदुस्तान उर्वरक निगम के संयंत्र बिहार के बरौनी, पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर एवं हल्दिया एवं असम के नाम रूप में स्थापित हुआ था। भारतीय उर्वरक निगम की स्थापना 1961 में की गई थी दोस्तों। भारतीय उर्वरक निगम के संयंत्र झारखंड के सिंदरी, तेलंगाना के रामागुंडम, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर, छत्तीसगढ़ के कोरबा, उड़ीसा के तालचेर में स्थापित किया गया दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। बागमती अधवारा बाढ़ चेतावनी मॉडल बिहार सरकार किस वर्ष विकसित किया दोस्तों? ये 2016 में विकसित किया। कब किया? 2016 में दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं दोस्तों। देखिए बिहार में राष्ट्रीय आपदा अनुक्रिया बल NDRF की अस्थायी कैंप कहाँ स्थापित की गई दोस्तों? तो बिहटा में ये किया जा रहा है। कहाँ पे दोस्तों? बिहटा में। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 107 देखिए, कोसी नदी जिसे बिहार का शोक भी कहा जाता है, मार्ग बदलने के लिए कुख्यात नदी है दोस्तों। यह गंगा में कहाँ गिरती है? आप लोग जानते होंगे गंगा में दोस्तों ये गिरती है कटिहार के कुर्सेला के निकट दोस्तों। कहाँ पे गिरती है? गंगा में कटिहार के कुर्सेला के निकट गिरती है दोस्तों। चलिए हम लोग 108 भी देख लेते हैं। बिहार की प्रमुख बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है दोस्तों। बिहार की बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना आपका गंडक नदी घाटी परियोजना, कोसी नदी घाटी परियोजना और सोन नदी घाटी परियोजना दोस्तों। एक से अधिक हो जाएगा आपका। चलिए हम लोग आप आगे 109 देखते हैं। वायुमंडल में ओजोन को मापने के लिए UV स्पेक्ट्रोमीटर किसने विकसित किया था दोस्तों? ये विकसित आपका कौन किए थे? प्रोफेसर JMB डॉब्सन दोस्तों। कौन किए थे? प्रोफेसर JMB डॉब्सन दोस्तों, ओजोन परत को नापने के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 110 देखिए, कौन सम्मिलित नहीं है दोस्तों? तो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान आपका कर्नाटक दोस्तों, मानस असम में है, पेरियार वन्यजीव अभयारण्य पेरियार आपका केरला में, लेकिन बांदीपुर आपका कर्नाटक में है दोस्तों। ये भी आपका सही है। तो इनमें से सभी सही है दोस्तों, आपका कोई सही गलत नहीं है दोस्तों, इसलिए ई हो जाएगा दोस्तों। इनमें से सब सही है। देखिए झांसीगढ़ राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में स्थित है दोस्तों, और बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश है। वेदांतंगल वन्यजीव अभयारण्य तमिलनाडु। वेदांतंगल कहाँ है? तमिलनाडु दोस्तों। और सोमेश्वर वन अभयारण्य कर्नाटक में, सोमेश्वर वन अभयारण्य कर्नाटक में, पाखला वन्यजीव अभयारण्य तेलंगाना राज्य में स्थित है, पाखला दोस्तों। चलिए हम लोग पॉलिटी की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। 111 देखिए, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम किसकी रचना है दोस्तों? आप लोग जानते होंगे ये पुस्तक नेल्सन मंडेला की है दोस्तों। किनकी है? नेल्सन मंडेला का दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। देखिए दोस्तों कुछ इसके बारे में बताते हैं। डॉक्टर सुकर्नो जो थे दोस्तों, इंडोनेशिया में स्वतंत्रता संग्राम में सर्वप्रथम नेता था, प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर सुकर्नो थे दोस्तों। ऑंग सांग सू की म्यांमार की प्रसिद्ध नेता, उन्होंने म्यांमार के सैन्य शासन के खिलाफ लंबी लड़ाई लड़ी और फ्रीडम फ्रॉम फियर। ऑंग सांग यू की प्रसिद्ध रचना फ्रीडम फ्रॉम फियर दोस्तों। किसकी?
ओंग सान सू की रचना है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 112 देखते हैं। बेंजामिन फ्रैंकलिन से संबंधित सही तथ्य की पहचान करना चाहिए। अमेरिका के प्रसिद्ध विद्वान एवं राजनेता थे, सही बात है दोस्तों। इंग्लैंड के प्रसिद्ध विद्वान एवं राजनेता थे, आपका देखिए ये गलत है दोस्तों। बेंजामिन फ्रैंकलिन जो थे वो आपका इंग्लैंड के, रुक जाइए दोस्तों 112 में फिर से देखते हैं, रुकिए। बोला गया कि बेंजामिन फ्रैंकलिन संबंधित सही तथ्य, तो अमेरिका के प्रसिद्ध विद्वान एवं राजनेता थे, सही है दोस्तों। इंग्लैंड के प्रसिद्ध विद्वान एवं राजनेता थे दोस्तों, तो आपका जो होगा 1 और 3 सही होगा दोस्तों, क्योंकि 18वीं सदी में प्रमुख चिंतक थे दोस्तों, ये आपका सही है। और अमेरिका के प्रसिद्ध विद्वान राजनेता थे दोस्तों बेंजामिन फ्रैंकलिन दोस्तों, लेकिन इंग्लैंड के प्रसिद्ध विद्वान राजनेता नहीं थे दोस्तों, ये आपका गलत है। यहाँ पे आपका 20 सही है। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 113 में दोस्तों, ऑन क्राइस एंड पनिशमेंट, ऑन क्राइम्स एंड पनिशमेंट पुस्तक निम्न में से किसकी है दोस्तों? ये पुस्तक आपका सेंसर बेकरिया का दोस्तों, किनका है? सेसरे बेकरिया, किनका है? सेसरे बेकरिया का दोस्तों। देखिए ऑन क्राइम्स एंड पनिशमेंट में यातना और मृत्युदंड की निंदा की गई है। इस ग्रंथ को आधुनिक विश्व में दंड विद्या के क्षेत्र में एक संस्थापक ग्रंथ के रूप में देखा जाता है दोस्तों। फ्रेंच विद्वान पेरे वेले धार्मिक मान्यताओं के बीच सहिष्णु के समर्थक थे। स्कॉटलैंड के जेम्स बेट्टी नीतिज्ञ और दार्शनिक थे दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 114 देखिए, शासन में शक्तियों के पृथक्करण सिद्धांत को राजनीतिक चिंतन मोंटेस्क्यू किस देश के थे दोस्तों? ये मोंटेस्क्यू जो थे दोस्तों ये आपका फ्रांस के थे दोस्तों। कहाँ के थे? फ्रांस के दोस्तों। फिर से पढ़िए, शासन में शक्तियों के पृथक्करण सिद्धांत के समर्थक राजनीतिक चिंतक मोंटेस्क्यू किस देश से संबंधित थे? किस देश के थे? तो फ्रांस के थे दोस्तों, फ्रांस के थे। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 115 देखिए, आसियान के संस्थापक कौन से देश हैं दोस्तों? आसियान के संस्थापक आपका मलेशिया, आपका एक से अधिक इसमें होगा दोस्तों। मलेशिया भी था, फिलीपींस भी था, सिंगापुर भी था दोस्तों, इंडोनेशिया भी था और थाईलैंड भी था दोस्तों, मतलब एक से अधिक इसमें होगा दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप 116 देखिए, विश्व की साझी संपदा के रूप में किसे माना जाता है दोस्तों? विश्व की साझी संपदा, साझी मतलब सभी का है, हक है उस पर दोस्तों। तो ये समुद्री सतह को भी माना जाता है, बाहरी अंतरिक्ष को दोस्तों और अंटार्कटिको को दोस्तों, ये सभी देश के लिए ये साझी संपदा के रूप में माना जाता है, तीनों चीज़ दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन 117 देखिए, भारत किस तारीख को संयुक्त राष्ट्र संघ में शामिल हुआ था दोस्तों? भारत जो है किस तारीख को संयुक्त राष्ट्र में शामिल हुआ? तो 30 अक्टूबर 1945 को इंडिया संयुक्त राष्ट्र संघ में शामिल हुआ था दोस्तों। चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट देखते हैं 118, किस देशी रियासत को भारत में शामिल करने के लिए ऑपरेशन पोलो चलाया गया था दोस्तों? तो ऑपरेशन पोलो चलाया गया था फिर से देखिए, किस देशी रियासत को भारत में शामिल करने के लिए ऑपरेशन पोलो चलाया गया था? तो दोस्तों ये आपको जूनागढ़ को शामिल नहीं करने के लिए चलाया गया था, नहीं तो कश्मीर में को शामिल करने के लिए चलाया गया था। ऑपरेशन पोलो जो चला था वो हैदराबाद को शामिल करने के लिए ऑपरेशन पोलो चलाया गया था दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। हैदराबाद को कश्मीर और मणिपुर रियासतों को विलय के बाद हुआ था दोस्तों। फिर से देखिए, शांतिपूर्ण बातचीत के जरिए लगभग सभी राजवाड़े जिनकी सीमाएं आज़ाद हिंदुस्तान की नई सीमाओं से लगती थी 15 अगस्त 1947 से पहले भारतीय संघ में शामिल हो गए। जूनागढ़, हैदराबाद, जम्मू कश्मीर, मणिपुर रियासतों का विलय बाद में हुआ। 1948 में सितंबर में भारतीय सेना ने हैदराबाद के निजाम की सेना पर काबू पाने के लिए हैदराबाद पहुंची और 13 से 18 सितंबर तक ऑपरेशन पोलो चला और अतः हैदराबाद का विलय हुआ दोस्तों, पोलो के तहत दोस्तों। जूनागढ़ को दोस्तों सैन्य कार्रवाई से इंडिया में मिलाया गया था और कश्मीर विलय पत्र पर हस्ताक्षर करवा के मिलाया गया था दोस्तों। ये सब आप लोग जानते होंगे। उस समय राजा हरि सिंह थे दोस्तों।
बेल्जियम में मुख्य रूप से कौन भाषा बोली जाती है दोस्तों? बेल्जियम से में मुख्य रूप से भाषा बोली जाती है दोस्तों आपका फ्रेंच और डच दोस्तों। कौन सी भाषा बोली जाती है? फ्रेंच और डच दोस्तों। थोड़ा बेल्जियम के बारे में जान लीजिए दोस्तों। बेल्जियम उत्तरी भाग को फ्लेमिश इलाका और दक्षिणी भाग को बेलोनिया क्षेत्र कहा जाता है। बेल्जियम में कुल जनसंख्या 59% फ्लेमिश क्षेत्र में रहती है और लोग डच भाषा बोलते हैं। और बेल्जियम की कुल जनसंख्या 40% जो है 40% बोलोनिया क्षेत्र में रहती है और लोग फ्रेंच भाषा बोलते हैं। बेल्जियम का कुल जनसंख्या का 1% लोग जर्मन भाषा बोलते हैं। बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स के 80% लोग फ्रेंच बोलते हैं, जबकि 20% लोग डच भाषा बोलते हैं। बेल्जियम में डच भाषी लोगों की तुलना में फ्रेंच भाषी लोगों की संख्या कम है, लेकिन वहाँ पर फ्रेंच भाषी लोग ज़्यादा समृद्ध और शक्तिशाली रहे हैं। 1950-60 के दशक में बेल्जियम में फ्रेंच और डच भाषी लोगों के बीच तनाव की स्थिति रही। बेल्जियम की सीमाएं फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी, लग्जमबर्ग से लगती है। कहाँ से लगती है दोस्तों बेल्जियम की सीमाएं? फ्रांस से लगती है, नीदरलैंड से, जर्मनी और लग्जमबर्ग से दोस्तों। 4 स्टेट से लगती है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 120 देखते हैं। श्रीलंका की कुल आबादी में तमिल समूह के लोगों की आबादी कितनी है दोस्तों? लगभग आपका है दोस्तों 5वां हिस्सा है दोस्तों। तमिल लोगों की जो आबादी की संख्या है 5वीं है दोस्तों। क्योंकि देखिए श्रीलंका के सबसे प्रमुख सामाजिक समूह सिंहलियों का दोस्तों, जिसकी आबादी कुल 74% है दोस्तों। और श्रीलंका मूल के श्रीलंका की मूल जनसंख्या 13% है और भारतीय तमिल श्रृंखला की कुल जनसंख्या 5% है दोस्तों। और श्रीलंका में तमिल समूह की जनसंख्या कुल जनसंख्या का 18% ही है दोस्तों मात्र। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 121 देखिए। नेपाल में किस वर्ष राजतंत्र अंतिम रूप से समाप्त हुआ था दोस्तों? तो ये हुआ था 2008 में दोस्तों। अंतिम रूप से अगर समाप्त क्वेश्चन पूछ लिया जाए, नेपाल में किस वर्ष राजतंत्र को अंतिम रूप से समाप्त किया गया था? 2008 में दोस्तों। कब? तो 2008 में। और 2006 ईस्वी में अप्रैल माह में नेपाल में राजतंत्र के विरुद्ध एक व्यापक जन आंदोलन शुरू हुआ था 2006 में दोस्तों। और इस आंदोलन ने संसद को पुनः बहाल करने और सर्वदलीय सरकार बनाने और संविधान सभा के गठन करने की अपनी मांगों के लिए तत्कालीन राजा ज्ञानेंद्र वीर विक्रम शाह को 24 अप्रैल 2006 तक का अंतिम समय दिया गया था। और 24 अप्रैल 2006 को राजा ने इन तीनों मांगों को मानने के लिए बाध्य हो गया था। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 122 देखिए। 12 जून 1975 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने इंदिरा गांधी के किस लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में हुए निर्वाचन को असंवैधानिक घोषित कर दिया था दोस्तों? तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों रायबरेली क्षेत्र में थे दोस्तों। तो रायबरेली इसमें ऑप्शन नहीं है, तो आपका एक भी सही नहीं दोस्तों, गलत है आपका। रायबरेली क्षेत्र में असंवैधानिक घोषित किया गया था दोस्तों। फिर से क्वेश्चन पढ़िए। 12 जून 1975 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने इंदिरा गांधी के किस लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में हुए निर्वाचन को अवैधानिक घोषित कर दिया? तो रायबरेली क्षेत्र लोकसभा को दोस्तों। इसलिए हम लोग आगे चलते हैं। 123 देखिए। एस के धर की अध्यक्षता में भाषाई प्रांतीय आयोग का गठन कब हुआ था दोस्तों? तो ये हुआ था कब दोस्तों? तो जून 1948 में भाषाई प्रांतों का गठन हुआ था। एस के धर की अध्यक्षता में भाषाई प्रांतीय आयोग का गठन कब हुआ था? तो जून 1948 में दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 124 देखते हैं। 30 अप्रैल 1949 को निम्न में से किस रियासत ने भारत संघ में विलय के सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किया था दोस्तों? 30 अप्रैल 1949, ये लाइन पकड़िए। 30 अप्रैल 1949 को किस रियासत ने भारत संघ में विलय के सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किया दोस्तों? तो ये आपका हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं दोस्तों। क्योंकि देखिए हैदराबाद अपोलो से क्या किया गया? जूनागढ़ सैन करवाया। जम्मू कश्मीर 26 अक्टूबर 1947 को किया गया था दोस्तों। तो ये आपका इनमें से कोई नहीं होगा, आपका ई होगा दोस्तों। उस समय किया गया था। उस समय कौन थे? उस समय के थे दोस्तों आपका भोपाल रियासत दोस्तों। 30 अप्रैल 1949 को किसको सहमति से किया गया था? भोपाल को दोस्तों। किसको? भोपाल को। आप लोग इसको याद रखिएगा, नया क्वेश्चन है दोस्तों, ये पूछ सकता है। 1 जून 1949 को भारत सरकार ने इसका शासन अपने हाथ में लिया और भोपाल रियासत को भारतीय संविधान के भाग गौ श्रेणी में राज्यों में सूची में डाल दिया दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं।
जूनागढ़ भारत संघ में विलय कब हुआ दोस्तों? 20 फरवरी 1948 को दोस्तों, ये ध्यान रखना, 20 फरवरी 1948 को जूनागढ़ को भारत संघ में शामिल किया गया था। और जम्मू कश्मीर को दोस्तों, जूनागढ़ के शासक कौन थे? मोहम्मद महावत खान तृतीय थे दोस्तों, मोहम्मद महावत खान तृतीय थे, जूनागढ़ के शासक थे। और दोस्तों जम्मू कश्मीर के बारे में थोड़ा जानिए। जम्मू कश्मीर जो भारत का संघ में विलय हुआ था 26 अक्टूबर 1947 को हुआ था, तो 26 अक्टूबर 1947 को, और उस समय राजा हरि सिंह थे दोस्तों। हैदराबाद का विलय मुख्यतः पुलिस कार्रवाई द्वारा हुआ था दोस्तों। और जम्मू कश्मीर के विलय देशी रियासत के विलय पत्र पर हस्ताक्षर से हुआ था। और जूनागढ़ को जनमत संग्रह से द्वारा किया गया था। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की परिषद में कितने सदस्य का प्रावधान किया गया था दोस्तों? तो 6 सदस्यों का प्रावधान किया गया था दोस्तों। कितने सदस्य का? फिर देखिए गलत हो गया दोस्तों, ये क्वेश्चन आपका 6 कहाँ था? एक मात्र थे गवर्नर जनरल दोस्तों, और 3 उसमें अदर परिषद थे दोस्तों। आपका कुल 4 थे दोस्तों। कितने थे? 4 दोस्तों। देखिए प्रथम परिषद में 4 सदस्यों के नाम थे, कौन कौन थे ये भी दानिए आप लोग। फिलिप फ्रांसिस थे, और जॉन क्लेवरिंग थे, और मॉनसन थे, और वारवेल थे दोस्तों। यही 4 प्रथम रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत बनाए गए थे दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 126 देखिए, किस अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों? मार्ले मिंटो सुधार के नाम से आप लोग किस अधिनियम को जानते हैं? तो भारत परिषद अधिनियम 1909 को जानते हैं दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार आप लोग जानते हैं किस अधिनियम को बोलते हैं? 1919 को दोस्तों। चलिए हम लोग आगे निकलते हैं दोस्तों। तो वीडियो थोड़ा लंबा होगा, आप लोग को पहले ही बता दिया गया था, क्योंकि डिस्कशन भी जा रहा है इसमें। 127 देखिए, भारतीय संविधान में प्रथम संविधान संशोधन 1951 से संबंधित निम्न से कौन सा तथ्य सही है दोस्तों? तो संविधान में 9वीं अनुसूची को शामिल किया गया था, और संविधान में अनुच्छेद 31A में 31B को शामिल किया गया था। 31A एवं 31B को शामिल किया गया था, ये भी सही है। पिछड़े वर्ग की उन्नति के लिए विशेष उपबंध बनाने हेतु राज्यों को शक्ति प्रदान किया गया था दोस्तों, तो आपका वो भी शामिल किया गया था दोस्तों। इसलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। इसमें 1 से अधिक होगा दोस्तों। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय संविधान निम्न में से कौन से विषय संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से प्रेरित होकर आया था दोस्तों? देखिए अब देखिए हम लोग, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में कौन सा विषय संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से प्रेरित होकर रखा गया था? तो मूल अधिकार और न्यायपालिका की स्वतंत्रता दोस्तों, न्यायिक पूर्वावलोकन और सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के पद से हटाने की प्रक्रिया ये भी किया गया था। राष्ट्रपति और महाभियोग एवं उपराष्ट्रपति का पद दोस्तों आपका ये भी लिया गया था। 1 से अधिक इसमें भी होगा दोस्तों। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। भारतीय संविधान और निर्वाचन आयोग से संबंधित अनुच्छेदों की उपस्थिति क्या है? भारतीय संविधान और निर्वाचन आयोग से संबंधित अनुच्छेदों की उपस्थिति संविधान के किस भाग में दोस्तों? तो आप लोग जानते हैं निर्वाचन से संबंधित पूछे अनुच्छेद आपका 15 होगा दोस्तों। कौन सा होगा? भाग पूछा है, अनुच्छेदों की उपस्थिति किस भाग में है, यहाँ पे पकड़ना किस भाग में दोस्तों। तो आपका किस भाग में आप लोग जल्दी से बताइए। तो 15 भाग में है दोस्तों। 324 से 326 तक वर्णन किया गया दोस्तों। देखिए और अनुच्छेद 326 में सार्वभौमिक व्यक्ति मौलिक अधिकार का प्रावधान किया गया। अब 25 जनवरी 1950 को निर्वाचन आयोग की स्थापना किया गया था दोस्तों। निर्वाचन आयोग भारत में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद और विधानमंडल के शांतिपूर्ण निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए उत्तरदायी है दोस्तों। 1993 में ईस्वी में भारत में अस्थायी रूप से निर्वाचन आयोग की बहुसदस्यीय बनाया गया। कब दोस्तों? अस्थायी रूप से निर्वाचन आयोग को बहुसदस्यीय कब बनाया गया? 1993 में दोस्तों। ये भी याद रखिएगा पॉइंट दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। आगे बोला गया है क्वेश्चन नंबर 130 दोस्तों। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों को जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंधों का उल्लेख भारतीय संविधान किस अनुसूची में किया दोस्तों? तो ये किया था आपका 5वीं में सिर्फ वर्णन किया गया दोस्तों, लेकिन इतना डिक्लेयर नहीं गया उसमें, सिर्फ अनुसूचित जाति का आरक्षण से संबंधित है। इसमें देखिए असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों में प्रशासन के बारे में उपबंध का उल्लेख किया गया था। तो 6ठी अनुसूची में किया गया था। किसमें दोस्तों? 6ठी अनुसूची में ये किया गया था दोस्तों।
और देखिए 5वीं अनुसूची में क्या था उसके बारे में भी हम आपको बताते हैं। सिर्फ उसमें आरक्षण की बात की गई कि जनजातीय लोगों को आरक्षण दिया जाएगा दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर हम लोग 131 देखते हैं दोस्तों। प्रस्तावना को संविधान का आत्मा कहा गया। तो सर्वोच्च न्यायालय ने पूर्व मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद हिदायतुल्लाह, प्रोफेसर प्रसिद्ध विद्वान सुभाष कश्यप, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दोस्तों। तो इनमें से आपका एक से अधिक हो जाएगा दोस्तों। प्रस्तावना को संविधान का आत्मा कहा दोस्तों। सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद हिदायतुल्लाह और प्रसिद्ध विद्वान सुभाष कश्यप भी बोले थे और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी बोले थे दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 132 है दोस्तों। संसद विधि द्वारा संघ के नए राज्य का प्रवेश या स्थापना कर सकेगी। इस बात का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है दोस्तों? फिर से देखिए, संसद विधि द्वारा संघ के नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना कर सकेगी। इस बात का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो आपका अनुच्छेद 2 में है दोस्तों। कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 2 है दोस्तों, स्थापना कर सकेगी। अनुच्छेद 3 में देखिए क्या है, संसद को देश के अंदर नए राज्य बनाने या राज्य की सीमा परिवर्तन करने या राज्य के नाम बदलने आदि से संबंधित निर्णय का अधिकार प्राप्त है दोस्तों। अनुच्छेद 4 में क्या है दोस्तों कहा गया है? अनुच्छेद 4 में कहा गया कि अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के तहत बनाए गए नियम या संशोधन को संविधान संशोधन अधिनियम नहीं समझा जाएगा। अर्थात इनके तहत नियम बनाने के लिए सदनों के सिर्फ साधारण बहुमत से पारित होना ही आवश्यक होगा। अनुच्छेद 4 में यह भी कहा गया कि अनुच्छेद 2 एवं अनुच्छेद 3 के तहत बने विधि अनुसूची प्रथम और अनुसूची चतुर्थ में आवश्यक परिवर्तन करेंगे। चलिए हम लोग आगे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर आप 133 देखिए। द ट्रू लॉ ऑफ फ्री मोनार्कीज द ट्रू लॉ ऑफ फ्री मोनार्किस्ट पुस्तक किसकी है दोस्तों? ये पुस्तक आपका जेम्स प्रथम की दोस्तों। किसकी पुस्तक है? जेम्स प्रथम की दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 134 है दोस्तों। किस अधिनियम द्वारा भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त किया गया था दोस्तों? तो आपका भारत शासन अधिनियम 1858 में समाप्त किया गया था दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों, बोला जा रहा है कि किस अधिनियम में व्यवसाय को पहली बार किस अधिनियम से वायसराय को पहली बार अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई दोस्तों? तो ये भारत परिषद अधिनियम 1861 में किया गया। किसमें दोस्तों? भारत परिषद अधिनियम 1861 में दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 136 देखिए। 97वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011 किससे संबंधित है दोस्तों? तो सरकारी समितियां से संबंधित है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 137 देखिए। वर्तमान समय में राज्य की उत्पत्ति का कौन सा सिद्धांत सबसे अधिक मान्य है दोस्तों? तो देवीय सिद्धांत सबसे अधिक मान्य दोस्तों। कौन सा दोस्तों? देवीय सिद्धांत। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 138 देखिए। कौन वक्तव्य राज्य की उत्पत्ति के विषय में मार्क्सवादी सिद्धांत को स्पष्ट करता है दोस्तों? तो आपका इसमें हो जाएगा राज्य की उत्पत्ति उत्पादन के शोषण परक संबंधों की रक्षार्थ है दोस्तों। आपका ए हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों? ए हो जाएगा। क्या बोला गया था? कौन वक्तव्य राज्य की उत्पत्ति के विषय में मार्क्सवादी सिद्धांत को स्पष्ट करता था? राज्य की उत्पत्ति उत्पादन के शोषण परक संबंधों को रक्षार्थ हुई है दोस्तों। आपका सही है दोस्तों, ए नंबर। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए 139। अम्बेडकर के दर्शन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण पहलू क्या है दोस्तों? अम्बेडकर के दर्शन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण पहलू क्या है? तो साथियों आपका हो जाएगा सामाजिक न्याय दोस्तों। अम्बेडकर के दर्शन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण पहलू क्या है? सामाजिक न्याय। क्या है? सामाजिक न्याय दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 140 देखिए। किसे उदारवाद का जनक माना जाता है दोस्तों? उदारवाद का जनक आप लोग किसे मानते हैं? तो जॉन लॉक को दोस्तों उदारवाद के जनक मानते हैं। जॉन लॉक को दोस्तों किसे मानते हैं? जॉन लॉक को दोस्तों।
चलिए हम लोग, जॉन लॉक प्रथम राजनीतिक दार्शनिक थे जिन्होंने आधुनिक उदारवाद के चिंतक की विस्तृत और प्रभावशाली पद्धति के रूप में प्रस्तुत किया था दोस्तों। चलिए हम लोग, और जे एस मिल, एडम स्मिथ, हर्बर्ट स्पेंसर आदि भी नाम आता है दोस्तों। इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 143, रॉल्स की न्याय की स्थापना, रॉल्स की न्याय की धारणा किस श्रेणी में आती है दोस्तों? तो इसकी जो धारणा आती है ये उदारवादी में आती है दोस्तों। उदारवादी में रॉल्स की न्याय की धारणा किस श्रेणी में आती है? उदारवादी की श्रेणी में आती है दोस्तों। चलिए हम लोग, रॉल्स ने आधुनिक समय के उदारवादी समतावादी राज्य के अनुरूप न्याय का सिद्धांत प्रस्तुत किया था दोस्तों। रॉल्स ने अपनी पुस्तक ए थ्योरी ऑफ द जस्टिस में न्याय के विषय पर उदारवादी सिद्धांतों को प्रस्तुत किया, जिसे निष्पक्षता के रूप में न्याय के नाम से नाम दिया गया दोस्तों। रॉल्स के उदारवादी सिद्धांत में स्वतंत्र, समाज, समानता, न्याय और अधिकार के मुद्दे समाज के नवीन विचारों से जन्म लिए हैं दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग आगे 142 देखते हैं। कल्याणकारी सिद्धांत किस रूप में देखा जाता है? कल्याणकारी सिद्धांत को दोस्तों, तो ये हम लोग देखते हैं उद्देश्य के रूप में कि माध्यम के रूप में कि अवरोध के रूप में दोस्तों। तो हम लोग देखते हैं माध्यम के रूप में दोस्तों। उदार कल्याणकारी सिद्धांत किस रूप में देखते हैं? तो माध्यम के रूप में दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। 143 देखिए, संप्रभुता राज्य की पूर्णता यह किसने कहा था? तो दोस्तों संप्रभुता राज्य की पूर्णता ये कहा था आपका रूसो साहब। रूसो नहीं कहते दोस्तों, सॉरी, आपका नहीं हॉब्स कहते। ये जीन बेदा का स्टेटमेंट है। संप्रभुता राज्य की पूर्णता है, किनकी स्टेटमेंट है? तो जीन बेदा का है। किनका दोस्तों? जीन बेदा का है। फ्रांसीसी विद्वान जीन बेदा सर्वप्रथम संप्रभुता शब्द का प्रयोग किया था। फ्रांसीसी विद्वान थे दोस्तों जीन बेदा, और संप्रभुता शब्द का प्रयोग किए थे। जीन बेदा ने अपनी पुस्तक 6 बुक कॉन्करिंग रिपब्लिक में संप्रभुता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। चलिए हम लोग 144 देखते हैं। पंचायत समिति के प्रधान का चुनाव कौन करते हैं दोस्तों? तो पंचायत समिति के सदस्य करते हैं। पंचायत समिति के प्रधान का चुनाव कौन करेंगे? तो पंचायत समिति के सदस्य करेंगे। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत दोस्तों, प्रधान मुखिया होगा और निर्वाचन प्रत्यक्ष होता है इसका। अब प्रखंड स्तर पर क्षेत्र पंचायत प्रमुख होता है, उसका चुनाव जो है निर्वाचन अप्रत्यक्ष होता है, पंचायत समिति सदस्यों द्वारा होता है दोस्तों। और जिला स्तर पर जिला पंचायत, जिला परिषद जिसे बोलते हैं, अध्यक्ष चेयरमैन का चुनाव जो होता है वो अप्रत्यक्ष जिला परिषद सदस्यों द्वारा किया जाता है। ये भी आप लोग जानते होंगे। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 243C के अनुसार पंचायतों की संरचना इस प्रकार थी दोस्तों। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर हम लोग 145 देख रहे हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक अधिकारों को परिवर्तन का निलंबन किया जा सकता है? अनुच्छेद 359 के तहत दोस्तों। किस अनुच्छेद के? अनुच्छेद 359 के तहत दोस्तों। चलिए हम लोग आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया है दोस्तों 146 में, संसदात्मक सरकार में कार्यपालिका अपने समस्त कार्यों तथा नीतियों के लिए उत्तरदायी होता है। संसदात्मक सरकार में कार्यपालिका अपने समस्त कार्यों तथा नीतियों के लिए उत्तरदायी होता है। तो किसके प्रति दोस्तों? तो विधायिका के प्रति उत्तरदायी। तो किसके प्रति? विधायिका के प्रति दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना को कितनी बार संशोधित किया गया दोस्तों? तो एक बार किया। कितनी बार? एक बार दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 148 देखिए, राज्य संघों का संघ है। राज्य जो है संघों का संघ है। कौन सी राजनीतिक विचारधारा ने इस वक्तव्य का समर्थन करता है दोस्तों? ये करता है आपका बहुलवाद दोस्तों। सॉरी दोस्तों, बहुलवाद नहीं करेगा, फिर से पढ़िए। राज्य संघों का संघ है। कौन सी राजनीतिक विचारधारा इस वक्तव्य का समर्थन करती है? तो दोस्तों बहुलवाद करता है दोस्तों। समर्थन कौन करता है? बहुलवाद दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। 149 देखिए, कानूनी समानता का अर्थ होता है। कानूनी समानता का अर्थ होता है साथियों आपका कानून के समक्ष समानता। कानूनी समानता का अर्थ है कानून के समक्ष समानता। सबको कानून, सभी के लिए कानून बराबर है दोस्तों। चलिए 150 देखते हैं। यदि लोकसभा के अध्यक्ष अपने कार्यकाल के समाप्त होने से पहले अपना
पद त्याग करना चाहे तो वे अपना त्यागपत्र किसे प्रस्तुत करेंगे? लोकसभा उपाध्यक्ष को प्रस्तुत करेंगे। किसे दोस्तों? लोकसभा उपाध्यक्ष को। चलिए आपका वीडियो यहीं स्टॉप होता है दोस्तों। आप लोग इस वीडियो को 1 से 2 बार जरूर से जरूर देखिएगा। थोड़ी क्वेश्चन के साथ डिस्कशन भी है दोस्तों, इसलिए वीडियो लंबा होता है। धन्यवाद दोस्तों।